नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति विश्व इतिहास की ऐसी ज़बरदस्त घटना थी जिसने विश्व की चिंतन धारा को एक नई दिशा में मोड़ दिया, विचारों को बदल कर रख दिया। इसने ऐसे सिद्धांतों का सूत्रपात किया जो आने वाले समय में विश्व इतिहास की अनेक घटनाओं के मार्गदर्शक बन गए। इसके चलते विश्व के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और बौद्धिक जगत में अभूतपूर्व परिवर्तन के रास्ते खुल गए। अब सवाल है कि इस क्रांति के विस्फोट के कारण क्या थे। दोस्तों, किसी भी देश में क्रांति बेवजह नहीं होती है। बहुत समय से कई आधारभूत और मौलिक कारण पृष्ठभूमि में जमा होती जाते हैं और अंदर ही अंदर आग सुलग रही होती है और कुछ तात्कालिक घटना उस आग में घी डालने का काम कर देती है और आग भड़क उठती है। फ्रांस में कुछ ऐसा ही हुआ। फ्रांसीसी क्रांति के 4 आधारभूत कारण थे। पहला, राजनीतिक कारण। फ्रांस में सदियों से निरंकुश शासन व्यवस्था चली आ रही थी जो वंशानुगत थी। राजा अपने आप को धरती पर गॉड का प्रतिनिधि मानता था। लुई 14वें के शासनकाल निरंकुश राजतंत्र शक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। लुई 14वां कहा करता था कि मैं ही राज्य हूँ। वह मनमाने ढंग से कानून बनाता था, उसे लागू करता था और किसी को भी जेल में डाल सकता था। जनता को अपनी बात रखने या गलत कानून का विरोध करने का कोई अधिकार नहीं था। फ्रांस में स्टेट्स जनरल नाम की संस्था तो थी, लेकिन 1614 के बाद उसका कोई अधिवेशन बुलाया नहीं गया था। राज्याधिकारी अधिवेशन की प्रक्रिया को बिल्कुल भूल चुके थे। क्रांति के पूर्व फ्रांस की शासन व्यवस्था बिल्कुल अराजक, अव्यवस्थित और खर्चीली हो गई थी। लुई 16वें का उत्तराधिकारी लुई 15वां बिल्कुल अकर्मण्य था और भोग विलास में डूबा रहता था। राजा रानी और उसके संबंधी फ्रांस की राजधानी पेरिस से लगभग 12 किलोमीटर दूर वर्साय के महल में अय्याशी भरी जिंदगी जीते थे। वे अपने सुख सुविधा पर जनता के पैसे को पानी की तरह बहाते थे। जनता के हित और कल्याण की चिंता राजा को बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब जनता हजार तरह की परेशानियों से त्रस्त थी और राजा अपने कुनबे के साथ मस्त था। एक ही विषय पर अलग अलग जगह पर अलग अलग कानून थे। इस तरह ये लचर पचर राजनीतिक व्यवस्था और निरंकुशता क्रांति को निमंत्रण दे रही थी। दूसरा, सामाजिक कारण। क्रांति के समय फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था जटिल, विषम, विघटित और घोर असमानता पर आधारित थी। वहाँ का समाज मुख्य रूप से 3 वर्गों पादरी, कुलीन और सर्वसाधारण में बटा था। पादरी के भी 2 वर्ग थे, उच्च पादरी और साधारण पादरी। उच्च पादरी ठाठ बाट और साधारण पादरी फटेहाल स्थिति में रहते थे। ऐसे में साधारण पादरी के मन में राजा के विरुद्ध रोष था। कुलीन वर्ग को बहुत सारी सुविधाएं और अधिकार मिले हुए थे। राज्य, प्रशासन और सेना के सभी उच्च पद कुलीन वर्ग के हाथों में ही थे। फ्रांस की समस्त भूमि के 5वां भाग पर उनका अधिकार था। कुलीनों को किसी भी प्रकार का टैक्स भी नहीं देना पड़ता था। वे किसानों पर तरह तरह के अत्याचार करते रहते थे। सर्वसाधारण वर्ग कई सुविधाओं और अधिकारों से वंचित था। इस वर्ग में बेहद असमानता भी थी। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से इस वर्ग के विभिन्न अंगों में भी भारी अंतर था। सर्वसाधारण भी
4 वर्गों में बटा था, जिसमें मध्यम वर्ग, दस्तकार, किसान और मजदूर थे। मध्यम वर्ग के पास धन था, योग्यता थी, लेकिन पादरी और कुलीन वर्ग के सामने उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। इसलिए इस वर्ग के अंदर असंतोष और आक्रोश था। दस्तकारों, किसानों और मजदूरों की हालत तो हर तरह से दयनीय थी। किसान कुलीनों के भयंकर शोषण के शिकार थे। उनका 80% हिस्सा टैक्स को चुकाने में चला जाता था। इस तरह सर्वसाधारण वर्ग के सभी वर्गों के अंदर क्रांति की आग सुलग रही थी। तीसरा, आर्थिक कारण। क्रांति से पहले फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत ही शोचनीय थी। इसकी वजह सरकार की लापरवाही और फिजूल खर्ची थी। प्रोफेसर हेजन लिखते हैं, सरकार इनकम के अनुसार एक्सपेंडिचर नहीं करके एक्सपेंडिचर के अनुसार इनकम निर्धारित करती थी। फ्रांस की विशेषाधिकारों की परंपरा ने समाज के संपन्न लोगों को कर से मुक्त कर रखा था। फलतः सारे टैक्स का भार सर्वसाधारण वर्ग पर पड़ता था। कंपनी मनमाने दर पर नमक बेचती थी और नमक न खरीदने वालों को दंडित किया जाता था। उस समय यह कहावत प्रचलित थी कि सामंत लड़ता है, पादरी पूजा करता है और सर्वसाधारण वर्ग टैक्स देता है। इस तरह आर्थिक कारणों ने क्रांति को निकट ला दिया। चौथा, बौद्धिक कारण। एक तरफ फ्रांस राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पतन के गर्त में गिरा जा रहा था, तो दूसरी तरफ वहाँ बौद्धिक जागरण की गर्म हवा चलने लगी थी। वहाँ के प्रबुद्ध वर्ग ने अपने नए विचारों से लोगों को जागरूक करने का काम किया। मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो, दिदरो और तुर्गो जैसे चिंतकों और दार्शनिकों ने लोगों को स्वतंत्र चिंतन की प्रेरणा दी। उन्होंने असमानता, शोषण, अत्याचार, धार्मिक असहिष्णुता, भ्रष्ट तथा निरंकुश राजतंत्र, आर्थिक नियंत्रण, निम्न वर्ग की निर्धनता, प्रशासनिक और न्यायिक दोषों को उजागर किया। अंधविश्वास का भंडाफोड़ किया। वोल्टेयर ने चर्च पर सीधा प्रहार किया। रूसो ने जनता की इच्छा को सर्वोपरि बताया और मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति के विभाजन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। दार्शनिकों ने विशेषाधिकारों, अन्याय पर आधारित धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं पर कई प्रश्न चिन्ह खड़े किए। लोगों के मन को पुराने सरे गले विचारों से मुक्त करने की कोशिश की। राज की वैज्ञानिक व्याख्या और समाज शास्त्रीय विचारधारा से लोगों को प्रेरणा दी और उनके असंतोष को उभारा। बौद्धिक हलचल पैदा की, क्रांति का मनोवैज्ञानिक आधार तैयार किया। पांचवा, तात्कालिक कारण। जिस समय फ्रांस में क्रांति की आग भड़क रही थी, उस समय फ्रांस का राजा लुई 16वां था, जो बिल्कुल अदूरदर्शी, आत्मविश्वासहीन, अय्यासी, भीरू और निकम्मा था। जैसा कि मैंने पहले बताया कि फ्रांस की एक पुरानी प्रतिनिधि सभा थी, जिसे स्टेट्स जनरल कहा जाता था। पिछले 175 सालों से उस सभा का अधिवेशन नहीं हुआ था। 1788 में स्टेट्स जनरल का चुनाव हुआ। स्टेट्स जनरल में 3 प्रकार के सदस्य थे: सामंत, पादरी और सर्वसाधारण, जिन्हें क्रमशः फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट कहा जाता था। 5 मई 1789 को वर्साय के महल में अधिवेशन आरंभ हुआ। चूँकि पुराने कानून के अनुसार प्रत्येक सदन का एक वोट माना जाता था, ऐसे में पादरी और कुलीन के वोट एक साथ मिलने से वे बहुमत में आ जाते थे। सर्वसाधारण को बहुमत मिलना मुश्किल था। 20 जून 1789 को राजा लुई ने सामंतों के दबाव में आकर राष्ट्रीय मामलों के कार्यों में हस्तक्षेप करने के लिए सभा भवन को बंद करवा दिया। ऐसे में साधारण सभा ने पास के भवन टेनिस कोर्ट में सभा किया।
प्रतिनिधियों ने इस कोर्ट में शपथ ली कि राष्ट्रीय सभा यह निश्चित करती है कि हम कभी अलग नहीं होंगे और जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक जहाँ भी जब भी परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होगा एकत्र होते रहेंगे। सदस्यों द्वारा ली गई यह शपथ टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से प्रसिद्ध है। इस तरह टेनिस कोर्ट की यह शपथ क्रांति की शुरुआत थी। राजा को परिस्थिति के सामने झुकना पड़ा और 27 जून को तीनों सदनों को एक साथ बैठने की अनुमति दे दी गई। यह सर्वसाधारण वर्ग की पहली महत्वपूर्ण विजय थी। अब राजा के हाथ से सत्ता निकलकर राष्ट्र के हाथ में आ गई थी। 14 जुलाई को एक बड़ी भीड़ बासिल के किले में घुसकर वहां बंद कैदियों को मुक्त कर दिया और किले को ध्वस्त कर डाला। वहां के कर्मचारियों को मौत के घाट उतार दिया। 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया। पुराने राष्ट्रीय झंडे की जगह लाल, सफ़ेद और नीले रंग का एक झंडा अपना लिया गया। पेरिस में जनता ने पुराने राज प्रशासन को समाप्त करके नई म्यूनिसिपल सरकार बना ली, जो पेरिस कम्यून के नाम से विख्यात हो गई। फ्रांस के अंदर कई जगहों पर सामंती कर वाले अभिलेखों को भीड़ द्वारा आग लगा दी गई। क्रांति के दौरान नए संविधान की रचना, मानवाधिकार की घोषणा, प्रशासनिक तथा न्यायिक ढांचे में परिवर्तन, चर्च की संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया गया। राजतंत्र का तख्ता पलटकर गणतंत्र की स्थापना की गई। आतंक के राज की स्थापना हुई और राजा को फांसी दे दी गई। लाखों पादरियों और कुलीनों को गुलेटिन नाम के मशीन पर चढ़ाकर मार डाला गया। इस तरह से मध्ययुगीन तानाशाही, निरंकुश, अत्याचारी और अंधी सरकार का अंत हो गया। नए युग की शुरुआत हो गई। दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव फ्रांस ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप और दुनिया की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक व्यवस्था पर व्यापक रूप से पड़ा। इस क्रांति की सबसे बड़ी देन है डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की भावना। यह क्रांति विचार, समाज एवं राजनीति के क्षेत्र में एक ऐसी विजय थी जिसे एक राष्ट्र ने स्वेच्छाचारी, निरंकुश शासन, वर्गीय विशेषाधिकार, सामाजिक विषमता, चर्च की प्रभुता, सामंतशाही और सदियों पुरानी व्यवस्था के ऊपर प्राप्त की गई थी। वास्तव में यह क्रांति अनेक विसंगतियों, विकृतियों और बुनियादी दोषों के विरुद्ध जोरदार प्रतिक्रिया थी। इस क्रांति ने घोषणा कर दी कि शासन जनता के लिए ही नहीं, जनता के द्वारा होना चाहिए। राष्ट्रीयता की विचारधारा को इसी क्रांति से शक्ति मिली। सारी दुनिया में लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग उठने लगी और दुनिया नए युग की ओर चल पड़ी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।